नाज़रीन आदाब, मैं हूं एजाज़ और आप प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ ओनली ऑन AM न्यूज़। आज दो अहम वाक़यात हुए, यानी 25 जुलाई को 2018 में इलेक्शन हुआ जो पाकिस्तान की तारीख़ का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन समझा जाता है, और इसी तरह 25 जुलाई को एक और बड़ी शख्सियत पैदा हुई। मुतनाज़े हैं लेकिन बड़ी शख्सियत हैं, साबिक़ सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी। नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी वो शख्सियत हैं जिन्हें पाकिस्तान की सियासत में कैद-ओ-बंद की सोबतें उन्होंने बहुत बर्दाश्त की, बहुत इल्ज़ामात सहे, अब तक सज़ा उन्हें किसी मुकदमे में नहीं हो सकी, लेकिन वो पाकिस्तान के करप्ट तरीन शख्स समझे जाते हैं किसी सज़ा के बग़ैर। उन्हें कभी एस्टेब्लिशमेंट ने निशाना बनाया, कभी मियाँ नवाज शरीफ ने निशाना बनाया और कभी उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने। लेकिन बहरहाल वो अच्छे हैं या बुरे, मुतनाज़े हैं या गैर मुतनाज़े, यौम पैदाइश या जन्मदिन वो हर इंसान के लिए खुशी का दिन होता है। इस खुशी के मौके पर हम अपनी जानिब से आसिफ अली ज़रदारी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे और ये उनकी दराज़ी उम्र के लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनका साया उनके बच्चों पर, जो दहशतगर्दी के एक बड़े वाक़े में अपनी अजीम माँ को खो चुके हैं, उनका साया लंबे अरसे तक बरकरार रखे, उन्हें सेहत दे और अपने बच्चों को गाइड करने की तौफीक भी दे। नाज़रीन, इससे पहले जब हम ये बात कर रहे थे इलेक्शन 2018 के हवाले से, तो ये पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है ये दिन। पहले हम ये देखते हैं कि ज़रा इस इलेक्शन से पहले क्या हुआ, उस वक्त की अपोजिशन जमातों ने क्या किया, क्या कहा। इलेक्शन से पहले कुछ अर्सा पहले, इलेक्शन के तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि 2 साल कबल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बड़ी, जिसको उर्दू में कहते हैं, ठिन गई। आसिफ अली ज़रदारी ने एक बड़ा मुतनाज़े बयान दिया जिसमें उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की। उसके बाद फिर उनकी पार्टी ने उनको बैरून मुल्क भेज दिया और सियासत में बिलावल ने अमली तौर पर कदम रख दिया। बिलावल भुट्टो ने इन 2-3 सालों के अरसे में अपने आप को एक मोतबर और सुलझे हुए सियासतदान के तौर पर मनवाया है। ज़ाहिर सी बात है वो सियासी जमात के सरबराह हैं, तो कुछ उनके हामी होंगे, कुछ उनके मुखालिफ होंगे, लेकिन बहरहाल वो मौजूद हुए। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो लंदन में रहे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के ज़राए ये कहते हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट में किसी से राब्ते हुए, किससे राब्ते हुए ये वो नहीं बताने पर तैयार, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ कहा यह जाता है, और ख़ास तौर पर ये मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी ने बलूचिस्तान हुकूमत ख़त्म करवाई। सनाउल्लाह ज़हरी जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ कंधे से कंधा और कमर पीठ से पीठ जोड़कर खड़े थे, उनकी हुकूमत को ख़त्म करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी ने किरदार अदा किया। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरे ही सवाल के जवाब में ये भी कहा कि उन्होंने दुआ दी बलूचिस्तान हुकूमत के ख़ात्मे की। तो उनके दुआ के नतीजे में उस वक्त हुकूमत ख़त्म हो गई थी, अब क्यों नहीं होती, ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए से जब हमने पूछा तो उनका ये कहना था कि हमें ये उम्मीद दिलाई गई है कि चेयरमैन सेनेट हमारा होगा। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का मौका आया तो रज़ा रब्बानी उम्मीदवार थे और सलीम मांडवी वाला भी थे। रज़ा रब्बानी के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद लोगों का कहना था कि उन्हें मुक़्तदर हल्के तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। उनके सख्त मौक़िफ़ की वजह से, जो 18वीं तरमीम के हवाले से भी है और जमहूरियत के हवाले से भी है, रज़ा रब्बानी पाकिस्तानी सियासत का बहुत मोतबर नाम है। लेकिन सलीम मांडवी वाला को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार नामज़द किया। फिर अचानक उनका नाम वापस लेकर सादिक संजरानी को मुकर्रर कर दिया, उम्मीदवार नामज़द कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए ने फिर हमें ये बताया कि ये जिनके साथ मिलकर आसिफ अली ज़रदारी ने हुकूमत ख़त्म की थी बलूचिस्तान की, उन्होंने ही आसिफ अली ज़रदारी से ये कहा कि आप बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट ले लें। सादिक संजरानी साहब का नाम सामने आया, सरफराज बुगटी का आया, अनवारुल हक काकड़ का नाम भी उन दिनों में लिया जा रहा था और कुछ और लोगों के नाम भी सामने थे। तो पूरा फाल निकाला आसिफ अली ज़रदारी ने दोबारा सादिक संजरानी के नाम।
चूँकि सादिक संजानी का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रहा था, वो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के करीब भी समझे जाते थे, उनके मुआयना कमीशन के वो सरबराह भी रह चुके थे। तो इसलिए जब उनको नामज़द किया, वो मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त रज़ा रब्बानी को मुश्तरका उम्मीदवार बनाने की पेशकश कर दी, लेकिन बात ना बनी। मलिक रियाज साहब भी सरगर्म रहे उन दिनों में चेयरमैन सेनेट के हवाले से, लेकिन कुर्रा फ़ाल बहरहाल सादिक संजानी के नाम निकला। सादिक संजानी इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ बिलावल हाउस गए, ज़रूर गए, लेकिन फिर वो बनी गाला गए और वहीं के होकर रह गए। ये हमारा अपना भी तज्जिया और तबसरा है। उसके बाद उन्होंने अब तक की जितनी कार्रवाई है सेनेट की, वो आज़ाद हैसियत में चलाने के बजाय जो चेयरमैन सेनेट का काम होता है, उन्होंने हुकूमत को ज़रूर ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया, सिवाय एक आध इशू के जिससे फवाद चौधरी और मुशाहिदुल्लाह के दरमियान जो ताल्लुकात की ख़राबी या झगड़ा देखने में आया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये शिकायत पैदा हुई कि उनके चेयरमैन नहीं आने दिया गया। फिर उनको ये यकीन दिलाया गया कि पंजाब में वो 35 से 45 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में हैं, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का कहना है। और फिर इलेक्शन से कुछ दिन पहले, यानी एक हफ़्ता पहले तक तो सब ठीक चल रहा था। अचानक फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ANP ने शिकायत शुरू कर दी कि उनके उम्मीदवारों पर दबाव डाला जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से उम्मीदवार तो टिकट वापस कर गए और फिर वो PTI में भी कुछ लोग चले गए। PTI में जाकर वो जीत नहीं सके, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और नून लीग से लोगों को तोड़ा गया था। ज़्यादातर लोग जीत नहीं सके, सिवाय दो एक लोगों के। नदीम अफजल चंद जैसा बड़ा आदमी हार गया, नदर मोहम्मद गोंदल साहब हार गए। तो इसके नतीजे में इलेक्शन के दिन तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के ताल्लुकात एक सियासी मुनाकिशत से बढ़कर सियासी मुनाफरत में तब्दील हुए और सियासी दुश्मनी में तब्दील हुए। फिर इलेक्शन डे आया। इलेक्शन डे के हवाले से दोनों जमातों ने बड़ी तनकीद की, ANP भी उस तनकीद में शामिल हुई। इलेक्शन डे पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने यह शिकायत की कि उन्हें फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ भी याद दहानी कराई कि उस रोज़ उनके इंतखाबी कैंप पर एक बम धमाका करवाया गया। मैं नहीं समझता कि ये बम धमाका किसी पाकिस्तान के अदारे ने, किसी सियासी अदारे ने कराया होगा, या सियासी अदारा मेरा मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि सियासी जमातें और हमारे अदारे वो पाकिस्तान को पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सामने है। उनका किरदार में कुछ मनफी बातें हो सकती हैं, लेकिन इतना आगे कोई नहीं जाया करता कि लोग मरवा दिए जाएं। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मशवरा दिया मौलाना फजलुर रहमान ने कि इंतखाबात का बायकॉट किया जाए। दोनों जमातों ने ये नहीं मानी तजवीज़। अपोजिशन ऐवान में गई, इलेक्शन लड़ा और फिर इलेक्शन हार गई, जाहिर सी बात है, वो तमाम मुद्दों का। और फिर हुकूमत को लेजिटिमेसी मिली। फिर 2 साल में PTI ने कुछ काम ज़रूर किया, लेकिन अपोजिशन के साथ उनके ताल्लुकात कार में ख़राबी आती चली गई। वफाकी वुज़रा हमेशा हमलावर होते हैं। मुस्लिम लीग नून और आसिफ जरदारी की मुखालफत में हमला, उनका नाजेबा अल्फाज तक उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐवान में जवाब देती है तो स्पीकर उनको रोक देते हैं। उसके बाद ये क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब को एक मुतराज़े मुकदमे में सज़ा दे दी गई। वो सज़ा देने वाला जज नौकरी से बरतरफ हो गया। नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क चले गए। वो खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? मरियम क्यों खामोश हैं? शहबाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं? APC क्यों नहीं होने दे रहे? वो एक अलग मौजू है। लेकिन बहरहाल ये सब उस इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आई उसके दौर में हुआ। एहतसाब के नाम पर एक ऐसा एहतसाब किया गया जिसको तकरीबन हर आदमी इंतकाम समझता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दिया उसको सियासी इंतकाम। खुर्शीद शाह को नैब के ऐसे मुकदमे में गिरफ़्तार करके सखर मुंतकिल कर दिया गया। सखर में गो के वो हॉस्पिटल में, लेकिन आज तक 10 महीने गुजर गए, उनके ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट नहीं बन सकी, उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा सामने नहीं आ सका। फिर वज़ीर आज़म को ये ख्वाहिश रही कि उनकी काश के शुगर मिल होती तो वो खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते। फिर आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला गया। वो अदालती हुक्म पर बीमार बहुत हो गया, अदालती हुक्म पर बाहर आए और अब तक वो ज़ेर इलाज हैं।
ये तमाम सूरत हाल अब तक की पैदा हो चुकी है। अभी भी हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे से मुतारिब हैं, लेकिन इसमें कुछ कानून साजी के मसाइल हैं। FATF वगैरह के हवाले से कुछ कानून साजी करनी है, अपोजिशन उसमें ताउन ज़रूर करेगी, लेकिन जो उसके नतीजे में 25 जुलाई के नतीजे में जो हुकूमत कायम हुई उसकी कुछ परफॉर्मेंस भी है। मसलन इकनॉमिक परफॉर्मेंस उसकी ख़राब है, ग्रोथ रेट मनफी में -0.4 पे चला गया है। फिर जो कीमतें थी, सोने की कीमत 1 लाख से ऊपर चली गई, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पर चली गई, आटा 35 से 68 और 70 पर हो गया, अब और कीमत बढ़ रही है, चीनी 80 रुपये पर चली गई। तो इस तरह हुकूमत की इकनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। लेकिन जो फ्रंट है हमारा सफारती महाज, उस पर सिवाय कश्मीर के, क्योंकि अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि आसिफ और बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि कश्मीरियों का सफ़ीर कलभूषण का वकील बन गया, ये एक बड़ा इल्ज़ाम है। लेकिन बहरहाल चूँकि 5 अगस्त को इसी हुकूमत के दौर में मोदी सरकार ने कश्मीर को अनेक्स कर लिया, अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया, आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म कर दिए। तो ये सब कुछ ये इल्ज़ामात अब इमरान खान साहब पर लग रहे हैं। कुछ लोगों ने उनकी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, इमरान खान साहब की हुब्बुल वतनी पर भी सवालात उठाना शुरू किए हैं। मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब बात है, क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का मुहब्बे वतन ना हो। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। माजी में भी जिन पर ये इल्ज़ामात लगते रहे वो भी मुहब्बे वतन थे, लेकिन दो फ्रंट्स पर, मसलन अफ़गानिस्तान में मुफाहमत में पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा, और ये सारा तमाम किरदार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी हुकूमत ने अदा किया, और इस किरदार के नतीजे में अब अफ़गानिस्तान में मुस्तक़िल अमन की एक बुनियाद पड़ रही है, उसकी एक उम्मीद पैदा हुई है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के जो 3 साल से ख़राब थे, राब्ते टूटे हुए थे, फ़ौजी का तरबियती प्रोग्राम मुनक़ते था, वो बहाल हो गया, वो ताल्लुकात बेहतर हो गए। बल्कि सदर ट्रम्प ने तो इमरान खान साहब को शाबाश भी दी, ये कहकर कि इन्होंने जो कुछ भी किया माजी में कोई हुक्मरान ऐसा नहीं कर सका। तो नाज़रीन, सफारती महाज पर फिर इमरान खान एक बड़े लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। सफारती महाज पर इस हुकूमत की बाय एंड लार्ज कारकर्दगी बहुत मुनासिब है, सिवाय 1-2 इशूज़ के वो अपोजिशन उनको उठा रही है, बाकी। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ उस 25 जुलाई के नतीजे में हुआ। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, मुझे चूँकि 34 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और जो मैंने देखा है, इलेक्शन में कोई बैरूनी मदाखलत नहीं होनी चाहिए। जब भी मदाखलत हुई, इलेक्शन मुतनाज़ हुए, पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ। अब भी पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन 2 सालों में मीडिया के हवाले से हुकूमत का किरदार बड़ा मनफी रहा। मीडिया पर बहुत दबाव है। फिर एक तो हफीज़ शेख के बकौल 20 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, और 40 लाख के बेरोज़गार होने का ख़दशा है। लेकिन मीडिया से तो हज़ार लोग अभी बेरोज़गार हो चुके हैं। मीडिया दबाव में है, उसके इश्तारात कर्टेल कर दिए गए, रेट्स गिरा दिए गए, ख़बरों के हवाले से दबाव है मीडिया पर। तो ये तमाम चीज़ें जब तक हम दूर नहीं करेंगे, पाकिस्तान अक़वाम आलम में बाइज़्ज़त मकाम पर खड़ा नहीं हो सकता। ये जो भी ज़िम्मेदार है, वो चाहे हुकूमत है, चाहे अपोजिशन है, या कोई भी अदारा ज़िम्मेदार है, तमाम अदारों को, अदलिया को, पार्लिमान को अपना किरदार अदा करना होगा। पार्लिमान का किरदार भी बहुत महदूद कर दिया गया है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के वक़ार के हवाले से कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे अब इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में। आपसे ये दरख्वास्त कि कोविड-19 से एहतियात कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को और जो आपके साथी हैं उनको तजवीज़ कीजिए, ताकि आपको डीप इंसाइट मिलता रहे। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।